इंटरफेस क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर इंटरफेस का क्या होता है सर? हाँ हेलो सर, हेलो जो मेरे पास इस समय अभी जो पीसी है। हेलो बोलो हेलो। हाँ हाँ सर, हेलो मेरे पास जो अभी पीसी है सर, वो आवाज आ रही सर? एक हेलो मिनट यार, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है तू बहुत स्लो बोल रहा है। सर, जो मेरे पास पीसी है ना, उसकी जो ग्राफिक कार्ड और मतलब वो है ना, काफी पुराना है। तो मैं 20 करूँ या 18 करूँ? कौन सा क्योंकि ग्राफिक कार्ड है बेटा? सर शायद 940 ऐसे कुछ है, MX कर कंफर्म। ले। हाँ, ये 940 है, पर कौन सा करूँ हम्म, सर, 18 या 20? अभी 20 कर ले। अभी मेरा 20 भी कर बहुत दूँ? पुराना है यार, मेरा भी क्वाड्रो 2000 है, तो बहुत पुराना है। अराउंड 2010 का, 10 साल हो गए इसको मेरे इसको। तो मेरा भी पुराना है, मतलब 4 साल तो मुझे यूज करते हो गए। तो ठीक कर है ले सर। डाउनलोड, कोई नहीं। ओके सर। ठीक है। मैं अगर तू घर के पास होता तो मेरे पास एक पड़ा हुआ है 810 2 GB वाला ग्राफिक कार्ड, वो दे देता। लेकिन वो भी इतना काम नहीं करता क्योंकि 2 GB का है, पुराना है। बट चल जाएगा ग्राफिक कार्ड, टेंशन मत ले, ग्राफिक कार्ड है ना बस, और कुछ नहीं चाहिए। मतलब तुमको हाई कॉन्फ़िग नहीं चाहिए इतना अभी के लिए। ठीक है, अभी बहुत सिंपल सिंपल और बहुत बेसिक बेसिक काम करेंगे। ओके सर। इंटरफेस पे चलते हैं। इंटरफेस इंटरफेस यानी कि जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो उसका यूज, एप्लीकेशन का एक ऐसा यूआई सेटअप, यूजर इंटरफेस, यूआई सेटअप जिसपे आप इजीली वर्कआउट कर सकते हो। अगर इजीली वर्कआउट नहीं करना है, यूआई सेटअप को हैवी देखना है, तो आप सीधा जाके स्क्रिप्टिंग सीख लो, स्क्रिप्टिंग करते रहो। ठीक है, तो उसको हम छोड़ते हैं अभी स्क्रिप्टिंग को। ओके, तो हमारे पास ये यूआई सेटअप दिख रहा है। किसी को कुछ तुम्हारे पास कुछ पेन पेपर हो तो ये यूआई सेटअप जो तुम्हें दिख रहा है ये बना लो। ठीक है, और इनके नाम रट लो। इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन रट लो। तुम्हें ये फोटोशॉप से ज्यादा हैवी लग रहा होगा, तुम्हें ये प्रीमियर से ज्यादा हैवी लग रहा होगा। बाकी जितने भी अभी तक सॉफ्टवेयर करे हैं, आई डोंट नो, वो सारे उसमें से सबसे हैवी जो होगा वो यही सॉफ्टवेयर होगा। बिकॉज बाकी सारे सॉफ्टवेयर 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने चलते हैं। ये 8 महीने, 6 महीने, 10 साल, 1 साल चलता है। क्यों चलता है? उसकी वजह है इसके साथ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है, 7 स्टेजेस। और 7 स्टेजेस को पार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कोर्स है बहुत इलेबोरेटेड है। और तुम्हारे कोर्स इलेबोरेटेड होने की वजह से यू गेट द मोस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सॉफ्टवेयर, जो बाकी शायद सबको ना मिले। और इस पे हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, हर चीज पे बहुत ज्यादा टाइम दिया जाएगा। आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक आता नहीं है। हम इसमें करेक्टर पे भी काम करेंगे, हम इस पे ऑब्जेक्ट पे भी काम करेंगे, हम इस पे लाइटिंग पे भी काम करेंगे, हम इस पे रेगुलर लाइटिंग पे भी काम करेंगे, और हम इस पे एडवांस लाइटिंग पे भी काम करेंगे, एंड सो फॉर। तो हम आगे तभी बढ़ेंगे जब आपके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नोने नोने से। और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नोने नोने का मतलब ये नहीं है कि आपने ऑब्जेक्ट अच्छा बनाया है। आपको जो रूल्स हैं वो रूल्स फॉलो करने होंगे, उन रूल्स को समझना होगा, उन रूल्स पे काम करना होगा। और वो रूल दिमाग में रखने के बाद ही आप कोई चीज बनाओगे। अगर रूल्स दिमाग में रखने के बाद पहले आप काम करना शुरू कर दोगे, तो आपका काम पहले तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं फंसोगे। और अगर नहीं फंसते हो तो मैं तेरे को फंसा दूंगा। समझ रहे हो? रूल्स रूल्स होते हैं और उनको ब्रेक करना आसान नहीं होता। जैसे कलर का रूल होता है, ठीक है, वैसे ही सबका रूल होता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे रूल्स हैं, उनको समझना। और एक बात याद रखना, यू आर वर्किंग फॉर द फिजिकल थिंग्स। फिजिकल थिंग का मतलब क्या हुआ? कोई है बताने वाला? फिजिकल थिंग्स जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। यस, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। मींस ये कि आपको जो भी करना है फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से करना है। आपको बहुत ही ध्यान से सब चीजें करनी होगी।
हर चीज का एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक को समझ के करना होगा। अगर तुम्हें लॉजिक समझ नहीं आया है तो तुम वो काम नहीं कर सकते इसके अंदर, और कर भी दोगे तो हो जाएगा, बट इट विल नॉट गो एज डिटेल्ड एज अदर थिंग्स। आप डिटेलिंग पे नहीं जा सकते, फिर आप वहीं अटक के रह जाओगे, जो कि एक सिंपल सा मॉडल होता है, और सिंपल सा मॉडल के लिए सिंपल जगह पे काम होता है, अच्छी जगह पे काम नहीं होता है। सो यहाँ पर आप इंटरफेस देखोगे तो सबसे ऊपर जो अनटाइटल लिख रहा है, एवरीबडी कैन सी माय स्क्रीन, सब स्क्रीन दिख रही है? तो सबसे ऊपर जो व्हाइट प्लेट है, इसको क्या कहते हैं, कोई बताएगा? सब में सेम होता है, सब में सेम होता है, क्या है वो? सबसे ऊपर व्हाइट प्लेट जो है, टाइटल बार। टाइटल बार, एग्जैक्टली सही है। मैं छोटी छोटी चीजें तुम्हें पूछता रहूंगा तुमसे। ओके, टाइटल बार, ये टाइटल बार क्या है? व्हाट डज इट टाइटल बार रिप्रेजेंट, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है टाइटल बार? सर फाइल किस नाम से सेव्ड है? ये तीन चीजें रिप्रेजेंट करता है। पहला, किस नाम से सेव्ड है, दूसरा, कौन सा सॉफ्टवेयर चला रहे हो उसका नाम, और तीसरा, लोकेशन क्या है। अगर मैं एक करेक्टर ढूंढू, मतलब एक कुछ भी ढूंढ लू, चलो ये ढूंढते हो, मेरे पास आ गया, यहां देखोगे टाइटल बार, डोंट लुक एट दैट, टाइटल बार देखो, आपको यहाँ पे नाम दिखेगा, उसके बाद दिखेगा कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, और उसके बाद दिखेगा कि ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। ई ड्राइव, रिगिंग, एडवांस रिगिंग, फीमेल बॉडी, खत्म। So this type of things you can see in this title bar, और ये तो पता ही होगा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्रॉस। ये एक छोटा बटन माया सेम वही बताएगा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, मूव एंड अदर थिंग्स। इसके बाद आएगा ये, दिस इज द, व्हाट इज दिस, क्या है ये, बता दो क्या है ये? मेन्यू बार। मेन्यू बार। तू ही बोलता रहेगा, बाकी सब गूंगे हैं। दिस इज द मेन्यू बार एंड इट इज चेंजेबल मेन्यू बार। आपको हर बार चेंज नजर आएगा। मॉडलिंग के लिए मेन्यू बार अलग है। एज यू कैन सी हेयर, यहाँ आपको सातों स्टेज दिख रहे होंगे। मॉडलिंग के लिए अलग मेन्यू बार है, रेंडरिंग के लिए अलग है, रिगिंग के लिए अलग है, एनिमेशन के लिए अलग है, एफेक्ट्स के लिए अलग है, और कस्टमाइज यानी कि आप अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हो। तो ये मेन्यू बार यहाँ से लेके यहाँ तक के मेन्यू बार चेंजेबल हैं, आप इन्हें चेंज कर सकते हो थ्रू शॉर्ट कीज। आप शॉर्ट की भी यूज कर सकते हो, यहाँ भी आ सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये कहां तक होते हैं, विंडो। विंडो के बाद ये जैसे आपका है ना, फाइल, एडिट, क्रिएट, सिलेक्ट, मॉडिफाई, डिस्प्ले, विंडो। विंडो के बाद जितने भी ये हैं, हेल्प को छोड़ के बाकी सारे बदलते रहते हैं ऐसे। देख रहे हो बदल रहे हैं? यहाँ देखो कि ये एनिमेशन का आ गया, ये आपका एफएक्स का आ गया, ये आपका लाइटिंग, शेडिंग, रेंडरिंग का आ गया, और ये आपका एनिमेशन या रिगिंग का आ गया, और ये आपका वापस मॉडलिंग का आ गया। तो ये सारी चीजें आप इसमें बदल सकते हो बार बार, यहां से भी बदल सकते हो और यहां से अपने शॉर्ट की से बदल सकते हो। इसके बाद ये पार्ट है फाइल मेन्यू, जिसमें आपका सिंपल है, न्यू, ओपन, सेव, अंडू, रीडू, जिसका यूज हम बहुत कम करते हैं। ये है आपका एक्चुअली सिलेक्शन बार। यहां से आप सिलेक्ट करने के तरीके, किसको सिलेक्ट करना है किसको नहीं करना, ये सब चीजें आप इसमें चेंजेस क्रिएट कर सकते हो। आपको क्या चीज सिलेक्ट करनी है, क्या चीज सिलेक्ट नहीं करनी, कभी कभार बहुत कुछ हैवी हो जाता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं यहीं से। मतलब मान लो आपको सिर्फ एक पॉलीगन सिलेक्ट करना है, लेकिन लाइट भी साथ में सिलेक्ट हो रही है, तो लाइट को हटाने की, लाइट को कुछ करने की बजाय हम लाइट को यहाँ से सिलेक्शन मेन्यू से हटा देते हैं, ताकि लाइट सिलेक्ट ना हो, आपका मॉडल ही सिलेक्ट हो, लाइट सिलेक्ट ना हो।
जैसे कि यहाँ देख सकते हो ऑल ऑब्जेक्ट, पॉलीगन सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है, ये आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना चाहते हो वही सिलेक्ट होता है। इसके बाद आता है ये सिलेक्शन बार है, जैसे कंपोनेंट बार है, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका कंपोनेंट है, ये आपका हायरार्की है। अभी हायरार्की के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। एक मिनट। ओके, तो हमारे पास ये सारे यहाँ पे है। अब इसके बाद आता है ये वाला, ये आपके स्नैप बटन्स हैं। ये आपके स्नैपिंग बटन्स हैं। स्नैपिंग कई तरीके की होती है। स्नैपिंग का मतलब एक्चुअली होता है, आप कह सकते हो खींचना। आप कैसे समझा सकते हैं स्नैपिंग? कभी किया हो तो स्नैप स्नैप किया है कभी? नो सर। किसी में सीखी है स्नैपिंग? यस सर। कौन है, कहाँ सीखी है? पता भी नहीं चलता यार। बजाना सर, और क्या। हाँ जी, पर थैनोस ने ही तो बजाया था स्नैप, वही तो स्नैप। अच्छा अच्छा, नाइस। और कोई? स्नैपिंग का मतलब होता है खींचना, किसी को एक पॉइंट पे बाध्य करना, या फिर कह लो कि करना कि आपको इसी जगह पे जाना है, कहीं और नहीं जा सकते, किसी और पे नहीं जा सकते, इसी को स्नैपिंग कहते हैं। इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आगे पता चलेगी। इसके बाद सिमिट्री है। सिमिट्री का मतलब होता है कि आप एक ही चीज को दो अलग साइड्स में कर रहे हो, एक्स पे प्लस पॉजिटिव एक्स पे कर रहे हो तो नेगेटिव एक्स पे भी होगा। इसके बारे में भी जानकारी हम देंगे पूरी। इसके बाद है ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका तब आएगा जब आप उस पे आओगे, हायरार्की पे आओगे। हायरार्की अभी नहीं करनी है। नेक्स्ट इज दिस इज आवर रेंडर सेटअप, जिसमें आईपीआर रेंडर्स, रेंडर विंडो, रेंडर विंडो रेंडरिंग, आईपीआर रेंडर्स एंड रेंडर सेटिंग्स एंड हाइपर शेड मिलेगा। हाइपर शेड जहां पे हम शेडिंग क्रिएट करेंगे, 2D टू 3D नहीं, प्रॉपर्टीज क्रिएट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट की। इसके बाद आपके पास आता है, ये तो आपका सिंपल है एट्रीब्यूट के लिए, कि आप एट्रीब्यूट यहाँ सेट कर सकते हो। इसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी कर रहे होते हैं। ये मेरा कह सकते हो कि लाइसेंस है। और यहाँ आप देखोगे, यहाँ पर आपको कुछ टास्क बार मिलेंगे। ये टास्क बार्स भी चेंज होते रहते हैं। ये टास्क बार एक्चुअली यहाँ जो देख रहे हो, ये देख रहा है, टैब दिख रहा है, ये चैनल लेयर एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट और मॉडलिंग लेयर, ये एक्चुअली यही है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मॉडलिंग एट्रीब्यूट आ गया, इस पे क्लिक करूंगा तो ह्यूमन आई के आ जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा तो वापस एट्रीब्यूट चैनल एट्रीब्यूट एडिटर आ जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा तो ये आउटलाइनर के लिए है, डिजाइनर, और ये आपका चैनल बॉक्स एंड लेयर एडिटिंग के लिए होता है। मतलब इसका यहाँ से चेंज होता है, सिवाय इसको छोड़ के। ये एट्रीब्यूट आउटलाइनर है, यहाँ पे लिख रहा होगा आउटलाइनर। आउटलाइनर आप यहाँ से ऑन ऑफ, ये टूल सेटिंग है, टूल सेटिंग ये वाली टूल सेटिंग है। तो इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ करोगे, जैसे ही से ऑन करोगे देखोगे ये ऑन हो रहा है, और इसको ऑफ कर दोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इसके नीचे ये वर्क स्पेसेस हैं। वर्क स्पेसेस जैसे कि मान लो मॉडलिंग के लिए ही चाहिए आपको तो मॉडलिंग के लिए, यूवी एडिटिंग के लिए चाहिए तो यूवी एडिटिंग। एक्चुअली यहाँ पे जो व्यू है ना, इसको चेंज कर देता है बिल्कुल। जैसे अगर मैं यूवी एडिटिंग की बात करूं तो ये पूरा यूवी एडिटिंग बेस हो जाएगा, दिख रहा है, चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे से स्टैंडर्ड पे जाऊं, मॉडलिंग स्टैंडर्ड, तो आप देखोगे कि आपका जो टाइमलाइन है नीचे का वो गायब हो गया, और मॉडलिंग मॉडलिंग का आ गया। यहाँ पर ही मॉडलिंग का एडिटर आ गया, यहाँ पे भी आपका टाइमलाइन चेंज हो गया। ये सारे आपके पास वर्सेस हैं जिनको आप यूज में ला सकते हो। इसके बाद आपके पास आता है ये, इसे कहते हैं शेल्फ। शेल्फ भी वैसा ही होता है जैसे कि ऊपर के मेन्यू बार, पर ये पर्टिकुलर
चीजों के पास रहते हैं। अब पर्टिकुलर चीजें क्या होती हैं, सिंपल सी है। जैसे मान लो तुम एक रेस्टोरेंट में जाते हो, तो देखते हो ना रेस्टोरेंट में बाहर ही बहुत सारा मेन्यू लिखा होता है ना। और अंदर जाते हो तो तुम्हें एक मेन्यू कार्ड मिलता है, और उस मेन्यू के अंदर और भी डिशेज होती हैं उसके अलावा जो बाहर है। ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा? बाहर क्यों लिखा होता है और अंदर जाने के बाद ज्यादा क्यों होते हैं? सर बाहर सारी जो लिखे हो जो मेन मेन डिशेस है। ये भी कह सकते हो ना कि बाहर की जो डिश है वो स्पेशलिटी है और ज्यादा यूज होती है, ज्यादा खाई जाती है। यस सर। यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये शेल्फ है और इस शेल्फ को आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन कस्टमाइज से ज्यादा आपको इसमें ये वो चीजें हैं जो आपको रेगुलर यूज में रहती हैं। ठीक है, आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, कि मुझे जैसे रिगिंग में मैंने कुछ कस्टमाइज कर रखा है, तुम्हें नहीं मिलेगा। यहाँ रिगिंग देखो, यहाँ पे कुछ शेल्फ मैंने कस्टमाइज कर रखी है। तो ये कस्टमाइज मैं खुद कर सकता हूँ अपने हिसाब से, कि मुझे रिगिंग में इन सब की मदद चाहिए तो मैंने यहाँ रख लिया। मॉडलिंग मुझे कुछ और चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा, नीचे और भी आ जाएगा। तो ये कस्टमाइज शेल है, आप खुद भी कस्टमाइज कर सकते हो इनको। और जो चीज नहीं चाहिए वो आप हटा भी सकते हो, जो चीज चाहिए वो आप रख भी सकते हो। मैं इसे रखता ही हूँ, हटाता बहुत कम हूँ। स्कल्पटिंग है, रिगिंग है, एनिमेशन है, रेंडरिंग है, एफएक्स एंड अदर थिंग्स। कस्टम, यहाँ पर तुम अगर तुम्हें चाहिए कि यार मेरे को एक कस्टम अपना ही चाहिए, जहां पर मैं अपने हिसाब से, तो कस्टम में डाल सकते हो चीजें। तो ये सारा आप जितनी बार आप चेंज करोगे उतनी बार आपको वो, हर बार जितनी बार आप खोलोगे उतनी बार आपको वो सेम मिलेगी जैसे आपने कस्टमाइज किया हुआ है। एक बार माया कस्टमाइज हो जाए फिर आपको हर बार वैसे ही मिलता रहता है। ये शेल्फ है, शेल्फ के अंदर मैंने आपको जैसा बताया से पॉली मॉडलिंग है। मॉडलिंग के सारे टूल्स यहाँ पे मिलेंगे, ज्यादातर जो सबको लगता है कि ज्यादा यूटिलाइज होते हैं, वो जो इसको सॉफ्टवेयर का लगता है कि कम हर जगह यूटिलाइज होते हैं, तो यहाँ पे डाल दिया। ये ग्रीन का मतलब ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, ये पहले नहीं था, ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है 2020 में। वो आपको ग्रीन ब्रैकेट के अंदर मिलेंगे। जब आप माया खोलोगे ना, तब आपसे वो पूछेगा कि ग्रीन पैकेट रखूं कि नहीं रखूं। ऑलवेज रिमेंबर टू ऑन दैट, हमेशा ऑन रखे, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या चीज नया है, और जो चीज नया है उसके बारे में हम एक्सप्लोर कर सकें। एक्चुअली ये ट्रायंगलेट और क्वाड्रलेट है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आई थिंक रिटोपो है, यस, ये रिटोपो और रीमैश है जो 2020 में है, 2020 से पहले नहीं था। इसके बाद ये आपके सिलेक्शन टूल बार्स हैं, इसमें एक मूव, ये आपका सिंगल सिलेक्शन पॉइंट है, ये आपका एक तरह से कह सकते हो लेसो टूल है जो सिलेक्ट कर सकता है, और ये आपका पेंट टूल है। तो ये आपके सिलेक्शन बार्स हैं, ये आपके मूवमेंट बार, ये आपके ट्रांसफॉर्म बार्स हैं। ट्रांसफॉर्म यानी कि ये आपका ये मूव हो गया, ये रोटेट हो गया, स्केल हो गया। स्केल यानी कि साइज बड़ा छोटा करना। इसके बाद नीचे आओगे, ये आपके एक तरह से के पैनल्स हैं, इन्हें पैनल्स कहते हैं। कितने तरीके के पैनल हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के। इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अभी ये ब्लू हो रखा है, यानी कि आउटलाइनर खुला हुआ है, और ये वाला तो ऑलरेडी आपको दिख ही रहा है, सिंगल स्क्रीन। इस पे क्लिक करोगे तो 4 स्क्रीन बन जाएगी, इस पे क्लिक करोगे तो 2 स्क्रीन बन जाएगी, एंड अगेन इस पे क्लिक करोगे तो 1 स्क्रीन बन जाएगी। ये आप यहाँ पे आउटलाइनर नीचे ऑफ कर दो, चाहिए वापिस आ गया। इसके बाद ये है आउटलाइनर, जैसा कि इतने दिनों देर से मैं बता रहा हूँ। आउटलाइनर का मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा ना, चाहे कुछ भी हो, वो आपको आउटलाइनर में दिखेगा। जैसे अभी आउटलाइनर में आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे 4 कैमरे दिख रहे हैं, पर्सपेक्टिव, टॉप, फ्रंट, साइड। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ये हिडन है। मैं इसे हिडन से हटाता हूं तो तुम्हें अपने स्क्रीन पे ये देखो, देखा, साइड, ये आपका फ्रंट, आई थिंक टॉप ऊपर होगा, और पर्सपेक्टिव जो मैं चला ही रहा हूं। तो ये सारे आपको दिखते हैं, इनको ऑफ ही रखते हैं। उसकी वजह ये है कि ये इसकी जरूरत नहीं होती, इसका सिर्फ देखने का होता है। हम बार बार चेंज कर सकते हैं इनको देखने जैसे मेरे को टॉप से देखना है, फ्रंट से देखना है, साइड से देखना है, तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है,
इसकी देखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ दिखाने दिखाने के लिए होता है। तो इसके बारे में डिस्कशन आगे चल के और करेंगे। इसके बाद हम नीचे आते हैं, ये टाइमलाइन। टाइमलाइन वो होती है जहां पे हम अपना एनिमेशन रिकॉर्ड करते हैं, एनिमेशन रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि यहाँ पे वो है जैसे टेप बनती है ना, उसमें एक टेप लगी होती है और टेप चलती जाती है, रिकॉर्डिंग होता रहता है। कभी करिए, पुरानी टेप में गाने रिकॉर्ड कराए हैं? जी सर। मैंने भी बहुत कराए हैं। वो गाने क्या सेव होते हैं, मेरे सर मेरा तुम्हारा, वैसा कुछ। तो वो सारा जो है वो यहीं पे होता है। इसकी पूरी टाइमलाइन यही है। तो इसमें स्पीड, मूवमेंट, रोटेशन, स्केलिंग सब यहीं पर चलेगा, इसी टाइमलाइन पे। इस टाइमलाइन के नीचे आता है तो ये आते हैं आपके टाइम लाइन को संभालने वाले मैग्नीफायर्स। इन्हें मैग्नीफायर्स कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है कि 120 तक है ना। यहाँ पर भी 120 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 200 दिख रहा है। एक्चुअली हमने अपनी टाइमलाइन की पूरी लिमिट 200 दे रखी है, लेकिन विजुअल लिमिट आपकी 120 है। आप इसे चेंज कर सकते हो। अब कितना हो गया, 200 बाय 200। मान लो मैं विजुअल लिमिट फिर बढ़ा के 10,000 कर देता हूं, तो देखोगे कि टाइमलाइन छोटी होगी, क्योंकि 200 और 10,000 का टाइम बहुत। तो ये 10,000 हो गई। आप इसे कितना भी बढ़ा सकते हो, कितना भी घटा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपको मान लो जैसे कि मान ली इतना बड़ा टाइमलाइन है। अब इस टाइमलाइन पे अगर मैं 10 तक चलना चाहूँ, 0 से 10 तक चलना चाहूँ, तो कैसे चलूंगा? तो सिंपल है, मैं यहाँ पे सिर्फ 10 टाइप करूंगा। तो टाइमलाइन तो मेरी बहुत लंबी है, लेकिन मैं 10 तक काउंट करना चाहता हूँ, तो 10। ये फ्रेम्स है, सेकंड नहीं है। These are not seconds, these are not hours, these are not minutes, these are frames। हम फ्रेम बाय फ्रेम पे काम करते हैं, ठीक है। इसे फ्रेम्स पे रिकॉर्ड करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि, अच्छा ये तो पता ही होगा, 24 एफपीएस, 25 एफपीएस, 30 एफपीएस क्या होता है? यस सर। यस सर। हाँ, फेस पर कौन बताएगा, कौन बताएगा? विनायक, 24 एफपीएस क्या होता है? नहीं पता सर। अभी तो सबके, अच्छा पवन सर, बताएगा, पवन को पता है। पवन, 24 एफपीएस क्या होता है? सर 1 सेकंड के अंदर 24 फ्रेम्स शो होते हैं। 1 सेकंड के अंदर 24 फ्रेम्स पास ऑन हो जाएंगे आपके सामने से। दैट्स कॉल्ड 24 सेकंड, 24 फ्रेम पर सेकंड। फ्रेम पर सेकंड, एफपीएस, फ्रेम पर सेकंड। 30 एफपीएस, सर 30 फ्रेम पास हो जाएंगे। लेकिन 24 एफपीएस को बोलते क्या है, क्या होता है? 20 एफपीएस का सिस्टम का नाम क्या है? सर नाम क्या मतलब? हाँ, 24 एफपीएस सिस्टम का नाम होता है ना। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, जैसे चलो बता ही देता हूँ। पाल, पाल सिस्टम को, PAL। ओ जी सर, जी सर। तो वैसे ही 30 एफपीएस के लिए क्या होता है? सर पता था। HDTV। HDTV। हाई डेफिनेशन। अबे रेजोल्यूशन नहीं पूछ रहा मैं, फ्रेम पर सेकंड क्या पूछ रहा हूँ। अच्छा। सर पता था, याद नहीं है इसका तो। सर ने बताया था एक बार। NTSC। नहीं, ये कुछ नया है। LTFC। सर 1 सेकंड, 20। हे राम, ये है प्रीमियर से आए हुए बच्चे। फ्रेम रेट होता है यस सर। NTSC। पार होता है 24 एफपीएस पे, NTSC होता है 30 एफपीएस पे। इसके और भी होते हैं, सीकैम भी होता है।
बहुत सारे होते हैं। तो इसकी जो फ्रेम रेट होता है वो होता है 29.97, जिसको राउंड ऑफ करके 30 एफपीएस कर दिया था। समझ गए? एसएमटीपीई एक और होता है। तो ये जितने फ्रेम रेट आप जिसके हिसाब से आप फ्रेम रेट सेट करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे एफपीएस सेट हो जाएगा। ठीक है? हाँ भाई ठीक है, एफपीएस उसके हिसाब से सेट हो जाएगा और उसके हिसाब से हम काम करना शुरू कर देंगे। ये 24 एफपीएस यानी कि 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का मतलब यहाँ टाइम फ्रेम में 1 सेकेंड नहीं, ये 1 सेकेंड के अंदर 1 से लेके 24 तक पहुंच जाना चाहिए। अगर 30 एफपीएस है तो 1 सेकेंड में 30 फ्रेम तक पहुंच जाना चाहिए। इसको कहते हैं एफपीएस। अब इसके बाद यहाँ पे आता है आपका सिंपल प्ले पॉज बटन। ठीक है, ये प्ले पॉज बटन है। ये आपका फ्रेम टू ये आपका फ्रेम टू फ्रेम बटन है। फ्रेम टू फ्रेम बटन का मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये है कि जहां एनिमेशन की आपने लगाई है वहां पे सीधा डायरेक्टली वहीं जंप करेगा। रिवर्स, प्ले पॉज, सब कुछ रिवर्स। ठीक है, ये है आपका टूल पैनल जो कि आपका बदलता रहता है। तो हमें सारे टूल पैनल्स के बारे में बात करनी पड़ेगी और एक एक करके पकड़ते हैं। जैसे पहला है चैनल बॉक्स एंड लेयर एडिटर। चैनल बॉक्स का मतलब होता है चैनल यानी कि एट्रीब्यूट दिखाना। एक एट्रीब्यूट एडिटर भी होता है इसके अंदर, लेकिन क्या है एट्रीब्यूट के मेन हिस्से ये चैनल एडिटर में यहां दिखा देता है। चैनल बॉक्स डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। चैनल बॉक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है एट्रीब्यूट और एक होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब अगर मैं एक बॉक्स बना रहा हूं तो उसकी हिस्ट्री यहां कंटेन होगी, जिसको हम रिव्यू करने के लिए बाद में यूज कर सकते हैं, या फिर ये हैवी करता है तो इसे डिलीट करना पड़ता है। जितनी ज्यादा हिस्ट्री होती जाएगी उतनी ज्यादा आपको अपना ऑब्जेक्ट भारी लगता जाएगा। तो हिस्ट्री इसलिए होती है ताकि हम पीछे जाके रिव्यू कर सकें कि हमने पीछे क्या किया था, और उसको अगर सुधार सकते हैं तो सुधार दें, लेकिन जरूरी ऐसा होता नहीं है कि हम सुधार सकते हैं। उसकी वजह यह है कि कभी कभार आगे वाली चीजें पीछे वालों से इफेक्टेड होती हैं। तो अगर पीछे वालों को आप चेंज करोगे तो आगे वाले अपने आप चेंज होते चले जाएंगे, और वो क्या पता आपके फायदे की बात ना हो, लेकिन कुछ चीजें हम चेंज कर सकते हैं हिस्ट्री में जाके। कभी कभार हिस्ट्री हम डिलीट भी नहीं कर सकते, जैसे रिगिंग के बाद हिस्ट्री डिलीट नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर चैनल एट्रीब्यूट एडिटर है, यहाँ पे हम किसी भी चैनल को बहुत आराम से पकड़ सकते हैं। चैनल मतलब एट्रीब्यूट्स, जैसे किसी की मूवमेंट पकड़नी हो, रोटेशन पकड़नी हो, स्केलिंग पकड़नी हो, ये सारी चीजें हम यहाँ पे बड़े आराम से पकड़ सकते हैं। सबको साथ भी पकड़ सकते हैं और अकेले भी पकड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आता है लेयर्स। तो लेयर के बारे में जानकारी तुमसे अच्छा कौन जानेगा? तो पवन जी मुझे बताइए लेयर किस लिए यूज होती है? सर लेयर बनाने के लिए यूज होती है, मतलब हेलो, प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं कर सकता पर समझा सकता हूँ होती क्या है लेयर। हेलो, हाँ जी भाई, आ रही है आवाज आपकी। एक मिनट यार, हेलो, एक मिनट। हाँ जी, बताइए लेयर को डिफाइन कीजिए। हेलो, बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बोलो। सर ये एक टाइप की ना शीट्स होती हैं जिसके हम ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिसके हम आर पार देख सकते हैं। अच्छा जी, जी सर, और कोई? फोटोशॉप में तो यही कुछ था सर। फोटोशॉप में यही था।
अच्छा, फोटोशॉप में और क्या क्या था? बहुत चीजें हैं सर फोटोशॉप में तो, हाँ जी, बहुत सारी चीजें थी सर। बताओ बताओ, मैं बहुत व्याकुल हूँ सुनने के लिए। टाइम बहुत है मेरे पास, तुम बोलो। कहाँ से स्टार्ट करूँ सर? जहां से तेरे को याद समझ आता है वहां से कर और कर। व्हाट वी यूज, वाई वी यूज लेयर, लेयर क्यों यूज होती है? चलो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, वाई वी यूज लेयर्स। बेटा मुझे लग रहा है तुम्हें फोटोशॉप दोबारा वापस भेजना पड़ेगा। देव, यस सर। हाँ भाई बता। सर लेयर इसलिए यूज ताकि जैसे हमारे पास लेयर होगी तो इमेजेस हैं तो ताकि दूसरी इमेजेस खराब ना हो इसलिए यूज करते हैं। खराब ना हो मतलब? जैसे हमारे पास एक पिक्चर तो हमने अलग अलग लेयर कर रखी है तो हम आसानी से उस पे एडिटिंग कर सकते हैं एक ही लेयर में। और कोई? ये ठीक है, देव ठीक बोला है थोड़ा बहुत, बट आई वॉन्ट अ गुड क्वेश्चन। तो मेरे को कौन बताएगा? सोमनाथ, सुमन। हाँ सर। हाँ बेटा बता। सर लेयर यूज करते हैं हम अपना जो भी करना होता है, काम वाम करना होता है, जैसे फोटोशॉप में आज आप बता रहे हैं 3D में, तो जो हम करते हैं उसके लिए लेयर यूज करते हैं। हैं? जैसे कि हमें कुछ करने के लिए इसमें हमें अगर मान लो कोई जो ही बनाना हो, ठीक है, हम्म, कोई मॉडल ही बनाना हो तो उसको बनाने के लिए हमें एक लेयर की जरूरत पड़ती है जो हमें लेना पड़ता है, वही तो होता है। क्या हो गया है तेरे को? सर मैं समझा नहीं पा रहा बस। समझा नहीं पा रहे? जब मेरे को नहीं समझा पा रहे तो टीचर हो गए, उसको कैसे समझाओगे इंटरव्यू वाले को? चलो, सोमनाथ बताओ। बताओ जल्दी बोलो। एक शीट होती है जिसपे हम वर्क करते हैं। मैंने कहा लेयर क्यों लेते हैं, वाई वी यूज लेयर्स? सिस्टमेटिक वे में अपना काम करने के लिए, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड वे में सर काम करें। हाँ सर, वही सिस्टमेटिक वे में काम करने के लिए। एक मिनट, सत्यम बोल भाई। तो सिस्टमेटिक वे में काम करने के लिए जैसे किसी लेयर पर काम कर रहे हैं, हमारा ज़्यादा वर्क हो गया तो हम लेयर बाय लेयर कर सकते हैं, उसे प्रॉपर नेमिंग दे सकते हैं कि अगर हमारी कुछ गलती हुई तो उस नेमिंग को सर्च करके हम उस गलती निकाल के उस गलती को सुधार सकते हैं, तो इसलिए हम लेयर यूज़ करते हैं। अच्छा, प्रियांशु क्या कह रहा था? प्रियांशु, सर सेम ही सर, मतलब ऑर्गेनाइज वे में काम करने के लिए, जैसे कि अगर 3D में ऐसे जहाँ तक पता है ऐसे सर, अगर हम ऑब्जेक्ट्स ही बना रहे हैं अलग अलग एक सीन में, तो वो लेयर वाइज ले सकते हैं अलग अलग। जैसे फोटोशॉप में हम लेते हैं ऐसे एक कोई भी इमेज लिए, उस पर अगर हमें कुछ हमने उस इमेज पे कुछ अप्लाई करा या हमने डिजिटल पेंट ही बनाया, तो एक पहले बेसिक एक बनाते हैं स्केच या ड्राफ्ट टाइप, उसके ऊपर फिर एक लेयर पे बनाते हैं, तो वो उसी तरह के ऑर्गेनाइज वे में काम हो सके। एक बार में हमें पता लग जाए, क्योंकि नेमिंग करते हैं साथ साथ, तो पता रहता है दैट कि इस लेयर में ये काम करा है, तो जल्दी पकड़ में आता है वो लेयर, अगर हमें उसमें कुछ फॉल्ट लगे बाद में। वो तो नेमिंग का फायदा हो गया ना, लेयर का फायदा क्या हुआ? लेयर सर बस यही है दैट सर ऑर्गेनाइज वे में काम हो पाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं उस पे अगर हमने एक ही लेयर पे सब काम कर दिया है, तो फिर वो बैक आई थिंक नहीं जा सकते, कोई भी अगर एक सिंगल चीज को हटाना हो या करना हो।
सिंपल नहीं नहीं बैक तो जा सकते, वो ऐसा नहीं है। लेयर मींस नथिंग बट टू सॉर्ट थिंग्स अप। लेयर सॉर्टिंग के लिए यूज होती है। आपका लेयर एक तरह से आप अगर ग्रुप मान के चलते हो कि 25 हैं, तो 25 को अगर 4 ग्रुप में बांट दो या 5 ग्रुप में बांट दो, तो 4 5 5 करके उसमें ग्रुप में पहुंच जाएंगे और वो एक पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जैसे अगर मैं एक आदमी बनाता हूँ जिसके हाथ में हथियार है और कपड़े पहने हुए हैं, तो मैं आदमी अलग लेयर पे रखूंगा, कपड़े अलग लेयर पे रखूंगा और हथियार अलग लेयर पे रखूंगा, ताकि मैं तीनों को अलग अलग इजीली उसमें चेंज क्रिएट कर सके, ला सकूं। ये फोटोशॉप नहीं है। ठीक है, देव ने भी ठीक कहा थोड़ा बहुत, सुमन ने कंफ्यूज था, सोमनाथ भी ठीक था, सत्यम भी थोड़ा ठीक था। बट जो मेन रीजन होता है लेयर का, वो सिंपल है कि आप उसमें उसे लॉक कर सकते हो, उसे आप विजिबल से इनविजिबल कर सकते हो, आप उनको एक तरह से ऑर्गेनाइज, जैसा कि प्रियांशु ने कहा, एक ऑर्गेनाइज तरीके से और विदाउट एनी हसल के आप उसे देख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है मैंने लाइट्स को एक जगह रख दिया और मॉडल को एक जगह रख दिया, तो मैं कभी भी लाइट्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसे ऑफ कर सकता हूँ, ऑन कर सकता हूँ, उन्हें जल्दी कर सकता हूँ। मतलब काम जल्दी करने के लिए हमेशा जब भी हम काम जल्दी करने की बात करते हैं तो उसकी प्लानिंग होनी जरूरी है। अगर प्लानिंग नहीं है तो वो काम आप चाहे कितना जल्दबाजी में कर लो, वो खराब ही होना है, या फिर वो आप जितना सोचोगे ना जल्दी करूं उतना लेट होगा। तो सबसे पहले जो सबसे अच्छी बात बताई प्रियांशु ने, वो ये कि नेम देम। हर चीज को नेम देना जरूरी है, क्योंकि नाम सबसे पहले, अगर मैं तुम में से किसी को बोलूं ओए निकल जाए यहां से, तो पता नहीं सब बोलोगे यार कौन कौन है जो निकलेगा। तो बाद में किसी को पता लगा अच्छा मेरे को बोला था सर ने, अच्छा वो भी नहीं पता चलेगा क्योंकि ओए किसी का नाम नहीं है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, अगर 10 बॉक्स बने हैं और मैं बोलूंगा बॉक्स को हटा दो, तो तुम किस बॉक्स को हटाओगे? या 10 कोन बोलूंगा तो कौन से होते हैं, तो कौन 10 कोन कौन से हटाओगे? तो कौन सा कोन हटाओगे? तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी और शुरुआत से इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि नेम देम, उसको सही लेयर में डालो और डाल के लेयर का नाम भी रखो। ज्यादातर लेयरिंग हम इस तरीके से यूज करते हैं जब ग्रुपिंग का काम होता है, यानी 4 5 चीजें एक साथ पकड़ के एक ग्रुप बना के एक लेयर बना दी। उससे फायदा क्या है कि हम उसे एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और इसमें एक तरीके का लेयर नहीं होता, इसमें आपको जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा लेयर, इसकी लेयर एट्रीब्यूट्स में भी 3 तरीके के हैं, एनिमेशन, रेंडरिंग एंड डिस्प्ले। तो रेंडरिंग में क्या होता है, रेंडरिंग में आप एक ही लेयर को, एक ही ऑब्जेक्ट को डिफरेंट 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 प्रॉपर्टीज देके अलग अलग लेयर में, एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग लेयर में फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज रख सकते हो, ताकि आप उसे अलग अलग तरीके से रेंडर कर सको। ये भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। आप डिस्प्ले में, डिस्प्ले लेयर में क्या होता है, आप सबके ग्रुप बना रहे हो, सिंगल लेयर का नाम लिख के यहाँ लेयर रख रहे हो, चलो आप सिलेक्शन में आसानी हो गई। रेंडर लेयर में आप उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो, सेम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, अभी वो लाल था फिर काला हो गया, फिर पीला हो गया, फिर हरा हो गया, और चारों लेयर रेंडर हो गई। तो इस तरीके से काम होता है, आप एक ही जगह पे 4 बार टेक्सचर कर सकते हो बिना ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट किए। आप डुप्लीकेट किए बिना भी ये काम कर सकते हो। नहीं तो सोचो आप एक ही को आपको वुडन दिखाना है, एक आपको डार्क वुड दिखाना है, एक आपको लाइट वुड दिखाना है, एक आपको स्टील दिखाना है, वही वही टेबल। तो बार बार आप टेबल की डुप्लीकेट कॉपीज ना बना के उसको रेंडर लेयर में डाके हर बार प्रॉपर्टीज डिफरेंट करके उसे रेंडर कर सकते हो, ताकि आपका टाइम सेव हो सके, या फिर आपकी फाइल हल्की भी रहे और प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाए और किसी को पता भी ना चले। मैं इस वाले व्यू पे अभी नहीं आया था क्योंकि ये वाला व्यू थोड़ा इलेबोरेटेड है, इसका अपना एक तरीका है, अपना एक चलन है जिसे हम काम करेंगे। एक मिनट। ये जो व्यू पोर्ट इसे हम कहते हैं, दिस इज अ व्यू पोर्ट। ज्यादातर इसके इसके अकॉर्डिंग इसे पैनल्स कहते हैं, एज यू कैन सी पैनल्स नाम लिखा है। बट ये पैनल है क्या, इस पैनल में हम क्या कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आप काम करोगे, ये आपका वर्किंग एरिया है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट देखोगे, ऑब्जेक्ट
महसूस करोगे। अब यहां पे इसी पैनल को मैंने जैसे कि यहां दिखाया था कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो और हर पार्ट में अलग अलग रख सकते हो, एक जैसा भी रख सकते हो। जैसे कि ये आप देख रहे हो कि चारों में पर्सपेक्टिव टाइप का कैमरा आपको दिख रहा है। अब चारों चेंज हो गए, टॉप व्यू हो गया, लेफ्ट व्यू हो गया, फ्रंट व्यू हो गया और पर्सपेक्टिव व्यू हो गया। इसको बार बार मिनिमाइज और मैक्सिमाइज भी कर सकते हो, इट्स नॉट दैट मुश्किल। ये आपको जो सामने दिख रहा है दिस कॉल्ड अ ग्रिड, ये ग्रिड आपके लिए है, लेकिन ये ग्रिड इतनी नहीं है। ये एक तरह से एक टेबल है जो कि अदृश्य टेबल है। अदृश्य टेबल मतलब इस ग्रिड के आगे भी मॉडल बन सकता है, सिर्फ यहीं नहीं बन सकता। कुछ लोग पहले सोचते थे यहीं पर बनेगा, इसका जो मॉडल है वो कहीं भी बन सकता है। यू हैव एन इन्फिनाइट स्पेस ऑफ मॉडलिंग। आप इन्फिनाइट स्पेस ऑफ मॉडलिंग के अंदर काम कर रहे हो, मतलब आप इसके अंदर कितना भी बड़ा कितना भी छोटा कुछ भी बना सकते हो, किसी भी एंगल पे देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इनके इन पार्ट्स की। व्यू पोर्ट समझ आया क्या है पवन? पवन, सत्यम, पवन? यस सर। ओके, इन्फिनाइट स्पेस पे काम कर सकते हो, दैट्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू। 24 एफपीएस यहाँ दिख रहा होगा, 24 एफपीएस इसकी स्क्रीन है, मैं तो पहले दिखा नहीं था मुझे, अब दिखाया ये। तो यहाँ पर आप 24 एफपीएस से जाके 48,000 एफपीएस तक जा सकते हो। तो डोंट गो इन दैट वहां तक मत जाना, मर जाओगे, इधर उधर कत्ल हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि 48,000 एफपीएस का मतलब होता है 1 सेकंड में 48,000 फ्रेम बनाना। ठीक है, सो वो बात की बात है। लेट्स गो इन दिस सर कब यूज करते एरिया। हैं हाँ एफपीएस? जी, सर कब यूज करते हैं ये? क्या 48,000 ये सर 24 एफपीएस 30 एफपीएस ये कब? एनिमेशन? एनिमेशन में ओके सर। व्हेन एनिमेशन टुक प्लेस, यस। सॉरी, ओके, सो सॉरी। ये जब हम एनिमेशन ओके एनिमेशन करते हैं ना, तब इसका ध्यान रखते हैं, अभी नहीं है, क्लासिक ही है ना। ओके, तो यहाँ पर हम कोई चीज बना सकते हैं, कोई चीज बिगाड़ सकते हैं, किसी भी चीज का काम कर सकते हैं। ऊपर आपको 1 2 3 4 5 6 दिख रहे होंगे, 6 पॉइंट, 6 मेन्यू बार जो कि सिर्फ इसी व्यू पोर्ट के लिए है। और यहाँ अगर ध्यान से देखोगे कि सब व्यू पोर्ट के लिए अलग अलग है। अगर मैं इसे 4 व्यूज में डिवाइड करता हूं तो चारों व्यूज के लिए अलग अलग मेन्यूज है, मतलब अलग नहीं है, सबके एक है, लेकिन सब अपने अपने। अगर ऑरेंज आइसक्रीम है तो सबकी अपनी अपनी ऑरेंज आइसक्रीम है, लेकिन है ऑरेंज आइसक्रीम। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास व्यू है, इसके अंदर मेन्यूज हैं, शेडिंग है, इसके अपने मेन्यूज हैं, लाइटिंग है, शो है, ये सारे मेन्यूज आपके डिस्प्ले के लिए होते हैं। एक मिनट होल्ड करना। हाँ बेटा, मुझको जूस पीना। ओके, तो ये सारे मेन्यूज इसके डिस्प्ले के लिए होते हैं, नथिंग एल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं पैनल्स की, हम उल्टा चलेंगे पैनल से क्योंकि पैनल्स इंपॉर्टेंट है। पैनल पे क्लिक किया, सबसे पहले आएगा पर्सपेक्टिव पैनल। इस मेन्यू में आपको 2 चीजें दिखेंगी, पहला पर्सपेक्टिव कैमरा और दूसरा कैमरा। अगर मैं इसमें अंदर कोई कैमरा लगाता हूं तो आपको वो यहां दिखेगा। स्टीरियोस्कोपिक कैमरा, मैंने स्टीरियो के बारे में बात की थी, शायद सारे ही थे उसके अंदर, सबको पता है ना। यस सर। तो इसका अपना स्टीरियो कैमरा है, जैसे कि आप देख सकते हो। ऑर्थोग्राफिक मोड्स वो होते हैं जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 2D स्पेस में देखते हो। 2D स्पेस एंगल्स कौन कौन से हैं? फ्रंट, लेफ्ट, साइड, टॉप। लेफ्ट और साइड अलग क्यों है? क्योंकि साइड कोई भी हो सकती है, लेफ्ट लेफ्ट रहता है। आप चाहो तो इसमें बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो इसमें घटा सकते हो,
ये लो। ठीक है, आपको जैसे मान लो मेरे को ऑर्थोग्राफिक फ्रंट देखना है, तो ये कौन सा आ गया, फ्रंट। मैंने ऑर्थोग्राफिक लेफ्ट देखना है तो आ गया लेफ्ट। मैंने ऑर्थोग्राफिक टॉप देखना है तो आ गया टॉप। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल से आप देख सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉडलिंग इश्यूज राइट नाउ, मॉडलिंग कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट अबाउट दीज थिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट चीज है लुक थ्रू सिलेक्टेड। लुक थ्रू सिलेक्टेड का जो मेन मॉड्यूल है, जो मेन मकसद है, वो प्लेसमेंट के ऊपर है। लाइट प्लेसमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कैमरा प्लेसमेंट के ऊपर ज्यादा हो जाता है। जैसे कि मान लो मैंने कैमरा लगाया, उस कैमरे के अंदर से देखने के लिए मुझे लुक थ्रू सिलेक्टेड करना पड़ेगा, ताकि जो कैमरा मैंने लगाया उस कैमरे को मैं उस कैमरे की नजर से इसको देख सकूं, जो कैमरा मैंने प्लेस किया है। इसके बाद पैनल्स हैं, इतने सारे पैनल्स आप इसके अंदर ला सकते हो। जैसे आउटलाइनर ऑलरेडी यहाँ पे है तो मुझे लाने की जरूरत नहीं है। हाइपर शेड, ग्राफ एडिटर, दीज ऑल आर न्यू टू यू, बट इन पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें ज्यादातर सबके बारे में पता होगा। कंपोनेंट एडिटर क्या होता है, ग्राफ एडिटर क्या होता है, नोड एडिटर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आउटलाइनर क्या होता है एंड अदर थिंग्स। तो यहाँ पर आपको सारे पैनल्स मिल जाएंगे। जैसे अब ये पैनल किस लिए है, मान लो मैंने ऐसे किया, यहाँ गए, यहाँ मैंने पैनल मुझे चाहिए था एक नोड एडिटर, तो नोड एडिटर आ गया। मैं यहाँ पर चाहता था कि मुझे एक हाइपर शेड मिल जाए, जो कि बहुत टाइम लगाता है आने में। हाइपर शेड मिल गया, देखा हाइपर शेड वैसे टाइम लगाता है और इसकी जगह भी काफी है। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं हर हर व्यू के चैनल को, और उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मुझे हर जगह का अलग अलग पैनल मिल गया है। ये पैनल और भी तरीकों से सेट हो सकते हैं, सिर्फ एक तरीका नहीं है। इसके बाद आप आता है, ये आपको इंडिपेंडेंट पैनल्स भी मिल सकते हैं, यानी कि जैसे एक सिंपल सी विंडो आई, हम विंडो को मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर पैनल के अंदर ही चाहिए, इस पैनल के अंदर आपको यही देखना है, देन यू विल यूज दीज टाइप ऑफ टाइम एडिटर, ट्रैक्स एडिटर, यूवी एडिटर। ये सारी चीजें, कई चीजें तो काम की भी नहीं है। हाइपर ग्राफ हायरार्की, इसका यूज नहीं होता। लेआउट्स, अभी हमने जो लेआउट्स देखे थे, वो लेआउट देखा था 1 और 4। यहाँ पर अलग अलग तरीके के लेआउट है, जैसे कि सिंगल पेन, यानी कि जो भी दिख रहा है, टू साइडेड प्लेन, यानी कि 1 और 2, कहा गया, स्टैक्ड ऊपर नीचे, ओके, टॉप स्प्लिट लेफ्ट, 3 पेन्स, इस तरीके के 3 प्लेन हो गए। तो इस तरीके के आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए वो आप 3 प्लेन स्प्लिट इस तरीके से, तो ये आप चेंज कर सकते हो थ्रू हेयर। इसके बाद ज्यादातर ये पैनल एडिटर, तो चलो पैनल्स, इन पैनल्स को एडिट करने के लिए छोड़ दो। रेंडर, अभी जो मैं देख रहा हूँ वो रेंडर 2.0 है, यानी कि माया का जो सिंपल रेंडर वो है। आप आर्नोल्ड के देख सकते हो, ये एक्चुअली कुछ करता नहीं है। जैसे कि देख रहे हो ये क्या कर रहा है, एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ये इसी ऑन स्क्रीन रेंडरिंग करता है। मतलब मैंने एक बॉक्स बनाया, अब ये ऑन स्क्रीन रेंडर करके बताएगा कि आपका बॉक्स कैसे दिख रहा है। तो क्योंकि यहाँ कोई लाइट नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स ब्लैक। अगर मैं एक लाइट लगा देता हूं तो आप देखोगे कि ये इस तरीके का दिखने लग गया। तो ये एक्चुअली आपका सिंपल ऑन व्यू, ऑनलाइन व्यू, एक तरह से आईपीआर जिसे हम कहते हैं, वो होता है कि ये रेंडर इसी के अंदर दिखाएगा। 2.0 इज द बेस्ट। आपका सिस्टम भी हल्का रहता है और आपका काम भी चलता रहता है। क्या हो गया ऐसे? ओके। इसके बाद आता है आपका शो। शो मतलब कि आपको क्या चीज इसमें देखनी है, क्या चीज नहीं देखनी है। जैसे कईयों की कीज भी बनी है, ऑल्ट 2, ऑल्ट 1, इमेज प्लेन्स ऑल्ट 4। तो ये सारी चीज आपको देखने की नहीं। जैसे मान लो मैं एक लाइट लगाता हूँ, लेट्स ब्रिंग सम लाइट ओवर हियर। मैंने एक लाइट बनाई, देखी होगी लाइट दिख रही है यहाँ पे, लाइट स्पॉटलाइट है ये। और मुझे एक पॉलीगन, मैंने एक पॉलीगन बनाया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं लाइट को ना देखूं, तो मैं इसमें लाइट ऑफ कर दूंगा। तो देखोगे लाइट
ऑफ हो गई, यहाँ नहीं दे रही लेकिन यहाँ पे आपको दिखनी बंद हो गई है। एक मिनट रुकना, कुछ दबा रहेगा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे हम जो चीज ऑफ कर देंगे वो चीज हमें नहीं दिखेगी। नेक्स्ट इज लाइटिंग। लाइटिंग का तभी पता चलेगा जब लाइट एक्चुअली क्या आएगी, आपको शो दिखाती है यहाँ पे कि लाइट अगर लगाई हुई है तो किस तरीके से दिखेगी और कितने तरीके से दिखेगी। और नंबर दूसरी बात, इसमें आप टू साइडेड लाइटिंग, जब फेसेस के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा तब तुम्हें समझ आएगा टू साइड लाइटिंग क्या होती है। आई विल नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग इन हियर। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के शेडिंग है जिसके अंदर एक्सरे भी है। एक्सरे हम तब यूज करते हैं जब हम रेफरेंस लेके कुछ बना रहे होते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर। यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिखेंगी। अभी स्मूथ शेड दिख रहा है, यानी कि आपको आपका जो मॉडल है वो बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। आप इसमें वायरफ्रेम मॉडल जिसमें आपको सिर्फ लाइनिंग दिखेगी, ठीक है। इसमें आप स्मूथ ऑल करोगे तो इस तरीके से दिखेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जो हम बाद में फ्लैट शेडेड इस तरीके का दिखा। तो सबका अपना अपना एक रोल है। बॉन्डिंग बॉक्स अगेन ऐसा हो गया, बॉन्डिंग बॉक्स थोड़ा अलग होता है वायरफ्रेम से, बट विल नॉट गो ऑन दैट राइट नाउ। इसके बाद आपके पास व्यू है। व्यू में आप कैमरा, अगर आपके पास कोई कैमरा है तो उसे सिलेक्ट कर सकते हो, कैमरे की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। पहले इसमें इमेज प्लेन हुआ करता था, अब भी है, सॉरी। इसमें बुकमार्क है। बुकमार्क यानी कि आप कोई भी व्यू को बुकमार्क कर लो और जैसे ही आप बुकमार्क पे क्लिक करोगे वो डायरेक्टली उस एरिया पे दोबारा आ जाएगा। इसके बाद ये है इमेज प्लेन। इमेज प्लेन अगर आपको रेफरेंसेस चाहिए, जो कि हम आगे जरूर करेंगे कि रेफरेंसेस हैं, तो रेफरेंसेस आप इसमें देख सकते हो कि जैसे मेरे को एक करेक्टर बनाना है तो मुझे लेफ्ट राइट फ्रंट बैक चाहिए होगा ना, उसका लेफ्ट चाहिए होगा, टॉप फ्रंट चाहिए होगा, बैक चाहिए होगा, इतने में बन जाएगा एक। तो रेफरेंसेस यहाँ पे आएंगे और रेफरेंसेस आपके पर्सपेक्टिव अमाउंट में आएंगे, क्योंकि पर्सपेक्टिव है ना आपका कैमरा, तो पर्सपेक्टिव वे में आएंगे। अगर आपको सीधे चाहिए तो आप लेफ्ट राइट में जाके कैमरेज में जाके उसे चेंज कर सकते हो। इसके बाद सारे खत्म। इसी के छोटे छोटे पन्ने नीचे भी है, यानी वही जैसे यहाँ शेल्फ है वैसे यहाँ शेल्फ है। अब इन शेल्फ में सबसे पहले कैमरा सिलेक्शन, कैमरा लॉक, कैमरा सेटिंग, इमेज प्लेन, जूम इन जूम आउट, दैट्स कॉल्ड ग्रिड। इसको ऑफ कर दोगे तो ग्रिड दिखनी बंद हो जाएगी, इसको ऑन करोगे तो ग्रिड दिखेगी। ये आपके सेफ फ्रेम ग्रे एरियाज, सेफ फ्रेम विद आई थिंक दिस वन, ये आपको बताता है कितनी दूरी पे क्या है। ये आपका एक तरह से सेफ एरिया। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट सेफ एरिया और ये टेक्स्ट सेफ एरिया। जैसा कि आपको प्रीमियर में भी दिखा होगा वैसा ही ये आपको देता है। इससे अंदाजा होता है कि आपको एक्चुअली फ्रेम सेट कैसे करना है। ये आपका शेडो एरिया है जिसमें आप सॉरी शेड एरिया है जिसमें आप देख सकते हो कि ये वायरफ्रेम दिख रहा होगा। ये आपका फुल शेडेड मोड है। ये आपका जब आप टेक्सचर लगाओगे तब, जब टेक्सचर नहीं है तो नहीं दिखेगा। अगेन दिस इज फॉर वायरफ्रेम मोड, मतलब आप ऑब्जेक्ट प्लस वायरफ्रेम, आपको नीली नीली धारियां भी दिख रही होंगी और ऑब्जेक्ट भी दिख रहा होगा। ये भी है। इसको ऑफ कर देते हैं। ये आपका टेक्सचर है, ये आपका लाइटिंग है एंड सो फॉर्थ। ये आपका आइसोलेशन मोड है। आइसोलेशन मोड यानी कि अगर मैंने ऐसे दो बना दिए, एक पे क्लिक किया और इसको क्लिक किया तो यही दिखेगा, दूसरा वाला गायब हो जाएगा जब तक ये ऑन है। इसे ऑफ कर दोगे दोबारा आपको दो दिखेंगे। वी विल डिस्कस इट अगेन, दोबारा डिस्कस करेंगे क्योंकि जब हम काम करेंगे तब ये आपको बहुत काम आएगा। एक्सरे मोड हम तब यूज करते हैं जब हमें रेफरेंस के अंदर काम करना होता है। तो देख रहे होगे आर पार देख सकता है इसके, तो आर पार दिख सकता है, तो ये बहुत यूजफुल है हमारे जब भी हम इमेज लगाएंगे और उसके ऊपर हम कुछ बनाएंगे तो। इसके बाद ये क्रॉसिंग है। क्रॉसिंग मतलब कि जब आप इंटरसेक्ट करते हो तब। दूसरा हो जाता है, इसमें दिख नहीं रहा, थोड़ा सा दिख रहा है शायद, लाइन लाइन सी दिख रही है, इसे छोड़ते हैं। इसके बाद है एक्सरे जॉइंट्स। ये तब करेंगे जब रिगिंग पे आएगी। ये आपका सिंपल एक्सपोजर है। अगर मैं इसको एक्सपोजर को 2 कर दूं तो विजुअल में लाइट बढ़ेगी।
वैसे लाइट नहीं बढ़ेगी कि आप रेंडर करोगे तो लाइट बढ़ेगी, सिर्फ विजुअल यहाँ देखने के लाइट बढ़ेगी। तो इट डजेंट मैटर कि हम यूज करते हैं कि नहीं करते। एसआरजीबी आप SC RT दे सकते हो, ये थोड़ा सा हैवी होता है। ये टेक्सचरिंग में काम आता है जब आप टेक्सचर करते हो और व्यू पोर्ट पे टेक्सचर देखना चाहते हो, जैसे रॉ टेक्सचर यूज कर रहे हो, तो रॉ टेक्सचर कुछ इस तरीके, मतलब आप जब टेक्सचरिंग पे काम करते हो तब इसका ज्यादा यूज होता है, नहीं तो आपका ये सेम SRGB गामा पे ही रहे तो अच्छा है। जब टेक्सचर है तब, अगर ऑफ कर दोगे तो ये रॉ पे चला जाएगा। इसके बाद ये आपका दैट्स ऑल, इतना आपका ये है आज का इंटरफेस। इसके आगे का प्रेफरेंसेस, फाइल, कैसे ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, सॉरी कैसे आप स्क्रीन के साथ इंटरफेस करते हैं, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। इस क्लास में इतना आई थिंक ये सारे टूल्स आपको लगभग समझ आने चाहिए कि कौन से क्या काम करता है, इनका क्या यूज होता है। जैसे पॉली मॉडलिंग है तो इसमें मॉडलिंग टूल्स है, स्कल्पटिंग है तो स्कल्पटिंग टूल्स है, रिगिंग है तो रिगिंग टूल्स है, एनिमेशन है तो एनिमेशन के टूल्स मिलेंगे, रेंडरिंग है तो जैसे मैंने दिखाया कि लाइट्स एंड कैमरास इसके अंदर लग सकते हैं, शेडिंग लग सकती है, एंड सो फोर्थ। इसके हिसाब से काम करेंगे। कर्व्स हैं, सिंपल लाइंस हैं, इनको अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, कुछ कीज है मैं लिखवा रहा हूं, आप लिख लीजिए प्लीज। सबके पास कॉपीज हैं? यस सर। ओके गुड। तो कुछ कीज है, पहली की है F की, इसे फोकस की भी कह सकते हो, इसे फ्रेम की भी कह सकते हो, और इसे जूम की भी कह सकते हो। यानी आप कहीं भी हो, अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, आपने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, अब आपको कोन पे फोकस करना है, तो कोन को सिलेक्ट करके F दबाओगे तो ये फोकस में आ जाएगा, या आउटलाइनर से सिलेक्ट कर लो और F दबाओ, तो ये F का मतलब फोकस होता है। किसी भी चीज पे फोकस, अगर कोई भी सिलेक्ट नहीं है और F दबाओगे तो जो भी आपके सीन में होगा ना, जो भी आपकी सीन में ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन सबको वो मिडल ऑफ द स्क्रीन लाने की कोशिश करेगा, जैसे अभी लाया है। फोकस के बाद नेक्स्ट चीज है, आप इसे करना चाहते हो तो ऑल्ट प्लस मिडल माउस क्लिक एंड ड्रैग, दिस इज कॉल्ड पैन। ऑल्ट मिडल माउस क्लिक एंड ड्रैग पैनिंग है। लेफ्ट राइट पैन कर सकते हो, अप एंड डाउन पैन कर सकते हो। कैमरे को, ऑब्जेक्ट नहीं, कैमरे को आप लेफ्ट राइट एंड अप एंड डाउन पैन कर सकते हो। देन देयर इज अ लेफ्ट एंड लेफ्ट, सॉरी, ऑल्ट प्लस लेफ्ट माउस की एंड ड्रैग, ये आपको रोटेशन देती है। लेफ्ट माउस की एंड ऑल्ट, ड्रैग करो, ऑल्ट को दबाए रखो और लेफ्ट माउस की क्लिक करो तो आपको रोटेशन मिलेगी। ऑर्बिटिंग कहते हैं हम इसे, ऑर्बिटिंग। एंड नेक्स्ट इज ऑल्ट राइट क्लिक एंड ड्रैग, ये आपको जूम इन जूम आउट देती है। वैसे जूम इन जूम आउट अगर तुम अपने मिडल माउस को रोल करोगे तब भी होगी, लेकिन ये थोड़ा हार्ड रोल होता है। आपको अगर स्मूथ जूम इन जूम आउट चाहिए तो आप ऑल्ट प्लस राइट माउस क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो आपको ऐसा जूम मिलेगा। ऑल्ट का काम यही होता है। ऑल्ट से अगर तीनों माउस क्लिक आप देखना चाहोगे ना, तो ऑल्ट पकड़ के बस कोई भी माउस क्लिक दबा के करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है, सिलेक्शन मोड, इसका सिलेक्शन मोड अलग होता है, इसमें ऑल्ट और कंट्रोल सिलेक्शन, सॉरी शिफ्ट और कंट्रोल सिलेक्शन होता है। मतलब अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, दिस इज सिंपल सिलेक्शन, कुछ मत दबाओ, ऊपर से ड्रैग करो या क्लिक कर दो, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा सिंगल सिलेक्शन की। अगर आप एक सिलेक्शन के साथ दूसरा सिलेक्ट भी करना चाहते हो तो यू नीड टू प्रेस शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है इनवर्स सिलेक्शन। शिफ्ट दबा के अगर आप लेफ्ट माउस क्लिक करोगे ना, ये होता है इनवर्स सिलेक्शन। अब इसे इनवर्स सिलेक्शन क्यों कहते हैं? ये तो सिलेक्ट कर रहा है ना। एक्चुअली इनवर्स इसलिए कहते हैं कि अगर शिफ्ट दबा के मैं किसी सिलेक्शन पे क्लिक करूं तो अनसिलेक्ट भी हो जाएगा। दैट्स व्हाई शिफ्ट इज कॉल्ड इनवर्स सिलेक्शन। सिलेक्ट नहीं है, मैं क्लिक करूंगा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट है
क्लिक करो अनसिलेक्ट हो जाएगा। तो ये शिफ्ट आपका सिलेक्शन की है, इनवर्ट सिलेक्शन है। अगर आप एक को सिलेक्ट करोगे तो दूसरा गायब हो जाएगा, दूसरे करोगे तीसरा गायब हो जाएगा, और अगर ऐसे करोगे तो सारे आ जाएंगे। आप शिफ्ट दबाओगे तो आप इसे अनसिलेक्ट कर सकते हो और बाकी रह गए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट का मतलब होता है ऐड सिलेक्शन। ऐड सिलेक्शन का मतलब, मैं थोड़े बढ़ा देता हूं ऑब्जेक्ट्स, मॉडलिंग के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में आपकी मॉडलिंग ही होगी, तो ये छोटे छोटे मॉडल बनाने पड़ेंगे। इनको बनाने के भी कई तरीके हैं, तो लेट्स नॉट डिस्कस दैट, जस्ट सिलेक्शन के लिए। तो अगर मैं एक को सिलेक्ट कर रहा हूं दूसरा गायब, दूसरा कर रहा हूं तीसरा गायब, तो इसके लिए क्या है, आप दबाओ कंट्रोल शिफ्ट, ये ऐड सिलेक्शन है। देख रहे हो माउस में प्लस साइन आ गया है, ये सिर्फ ऐड करता है और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ ऐड कर सकता है। अगर माइनस करना है तो कंट्रोल दबाओ, ये सिर्फ माइनस सिलेक्शन करता है, यानी कि अनसिलेक्ट करता है। कंट्रोल अनसिलेक्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट ऐड सिलेक्शन, और शिफ्ट दबा के अगर लेफ्ट क्लिक करोगे तो इनवर्ट सिलेक्शन। समझ आया, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है। सिलेक्शन का एक और तरीका है आउटलाइन सिलेक्शन। आउटलाइन सिलेक्शन हम इस तरीके से कर सकते हैं, कंट्रोल दबाओगे, आउटलाइन सिलेक्शन थोड़ी अलग तरीके से काम करती है। कंट्रोल दबाओगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आप फाइल को सिलेक्ट करते हो। अगर कंट्रोल नहीं और इसको ऐसे क्लिक करके शिफ्ट दबाते हो तो सारा सिलेक्ट हो सकता है, जहां से वहां तक। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर अलग है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर अलग है। कंट्रोल दबा के, ये बिना कंट्रोल दबाए हुए, और अगर शिफ्ट दबा के ऐसे क्लिक करोगे तो उसके बीच में जहां पहला किया था और जहां लास्ट किया उसके बीच में सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। यह है आउटलाइनर का सिलेक्शन, यहां पे अलग है। अगर शिफ्ट दबाओगे तो इनवर्ट सिलेक्शन, इनवर्ट मतलब अगर मैं इसको अब ऐसे करता हूं ना, तो देखो होगा क्या, क्यूब सॉरी कोन और सिलेंडर अनसिलेक्ट हो जाएंगे और स्फीयर सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करो शिफ्ट दबा के, तो क्या होगा, जो चीज सिलेक्शन है वो अनसिलेक्ट हो जाएगी और जो अनसिलेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, और क्या लिखोगे, क्योंकि क्योंकि तुम यूज कर रहे हो नहीं अभी रुक जाओ। ओके, ये समझ आया, तीनों समझ आए। ये आपका मूवमेंट है, ये आपका स्केलिंग है, और ये आपका पैन है, और ये आपका सॉरी ये आपका ऑर्बिटिंग है। स्केलिंग राइट क्लिक, ऑल्ट प्लस राइट क्लिक जूम इन, ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक ऑर्बिटिंग, ऑल्ट प्लस मिडल माउस पैनिंग। ठीक है। इन सबको, ये जितने भी यहां दिख रहे हैं ना, स्फीयर है, क्यूब है, सिलेंडर है, और कोन है, और टॉरस है, और प्लेन है, इन सबको बनाया जा सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको सिर्फ एक कुछ भी बना के दिखाया, जैसे सिलेंडर बनाना है, सिंपल क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, स्फीयर बन गया। ठीक है। तो आप क्या करना, अगर सिलेक्शन मेथड देखना है तो बार बार स्फीयर बनाते रहना, कहीं भी बना लेना, एंड जो भी मैंने बताया है वो सारे उससे एक बार सेट करना। सिर्फ सिलेंडर बनाना, सॉरी सिर्फ स्फीयर बनाना, बॉक्स नहीं, सिलेंडर नहीं, कोन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ स्फीयर, ताकि तुम सिलेक्शन का अभ्यास कर सको। ठीक है। यस सर। ओके, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी जेनरिक मॉडल्स, जो कि यहाँ पे मॉडल दिख रहे हैं, हाउ टू मेक द मॉडल्स, व्हाट इज द करेक्ट वे टू मेक द मॉडल्स, और हम बात करेंगे आपके मूवमेंट की रोटेशन की एंड स्केलिंग की। तो ये हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इंटरफेस बहुत था, इंटरफेस के बारे में देखो,
ढूंढो इंटरफेस के बारे में, अपने आप को इंटरफेस के अंदर ही ढूंढो। मतलब कि आप इसकी मेन्यू में जाओ, जो मेन्यू मैं तुम्हें बताए हैं। जैसे यहाँ पैनल्स बताया मैंने तुम्हें, पैनल्स के बारे में ढूंढो कि पैनल अच्छा लेआउट ये करता है, अच्छा लेआउट ये करता है, अच्छा पैनल ये करता है, ओके लिख थ्रू सिलेक्टेड, अच्छा सर ने बताया था क्या था, पर्सपेक्टिव क्या कर सकता है, ऑर्थोग्राफिक व्यूज कैसे आ सकते हैं, और किस तरीके से काम होगा। तो ये सब छोटा छोटा चीजें हैं जिसको तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा ज्यादा 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में तुम ये सारा समझ सकते हो, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बताऊंगा, सीधा मॉडलिंग पे आऊंगा और मॉडलिंग का पहला रूल बताऊंगा, और उस रूल्स के हिसाब से किस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि मॉडलिंग या किसी भी चीज को शुरू होते ही सबसे पहले रूल्स आ जाते हैं। ये रूल्स एक तरह से मैंने बनाए हुए हैं, सबका व्यवहारिक रूल नहीं है, बट आई थिंक दिस इज द राइट वे टू मॉडल एनीथिंग। आपको मॉडलिंग करने का सबसे राइट वे अगर क्या है, जो मैंने सीखा था और मेरे को बहुत यूजफुल रहा इस तरीके से मॉडलिंग करने के लिए, तो लॉजिक बेस्ड रहेगा, और देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, चलो गाइस बाय। सर क्वेश्चन था। कौन? हाँ सत्यम बोल। तो जैसे कि इसमें स्केच डिस्क होती है, जैसे फोटोशॉप में होती है स्केच डिस्क, वैसे माया में होती है क्या स्केच डिस्क? क्या होती है? स्क्रैच डिस्क तेज बोल। सर, स्क्रैच डिस्क। स्क्रैच डिस्क, या ये क्या होती है सर, फोटोशॉप में? जैसे फोटोशॉप होते हैं जो फाइल बनाती रहती है बैकग्राउंड में, हाँ होता है। उसको मैं चेंज करना पड़ेगा ना? क्या? चेंज करना पड़ेगा लोकेशन से लोकेशन। हाँ बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। अभी जो तुम्हें बताया है उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा है, उस टॉपिक में प्रेफरेंसेस ही काम करेगा। प्रेफरेंसेस के बारे में बताऊंगा, सेव कैसे कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, विंडो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस में क्या क्या होता है, ये सब बताऊंगा। ठीक है, शायद तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में चला जाए, प्रेफरेंसेस, विंडो, सेव, प्रोजेक्ट, इस सब में। ठीक है, यस सर। सत्य मुझे याद दिला दियो करना, मैं मॉडलिंग में चला जाऊँ। यस सर। तो ये जरूरी है, तो इसके थ्रू हम आगे काम करेंगे। ये सब चीजें आपको बताऊंगा, जिसमें फाइल मेन्यू और प्रेफरेंसेस, ये दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस कुछ और छोटी छोटी चीजें जो आपको मॉडलिंग में बहुत हेल्प करेंगी, वो बताऊंगा। ठीक है, स्क्रैच डिस्क तो जो तुमने बोला, इसमें उसे कहते हैं इंक्रीमेंटल सेव। ठीक है, यस तो सर। उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, चलो भाई बाय। सर आई अटेंडेंस। होप तुम्हें सब कुछ जितना समझ आना चाहिए था उतना आया हो। सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो इंटरफेस को मूवमेंट, पैन और रोटेट करने का है, वो बहुत जरूरी कर लेना। सिलेक्शन टूल्स बहुत जरूरी कर लेना। ऊपर पैनल्स बहुत जरूरी से देख लेना। और आसपास के शेल्फ वेल्फ को एक बार देख लेना। अगर हो सके तो कुछ मॉडल, कुछ जैसे छोटे छोटे बेसिक मॉडल हैं, वो बनाना शुरू करना। अगर बना सको तो एक्सपेरिमेंट करते रहना, क्योंकि माया इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। तुम्हें जितना है उतना कम है। रही बात अटेंडेंस की, वेट देता हूँ, मतलब लेता हूँ। ओके, आदित्य आया है, आकाश आज नहीं आया है, अनुभव सैनी भी नहीं आया है, देव भरद्वाज आया है, दिल बहादुर नहीं आएगा, हितेश भी नहीं आया आज, तो बहुत कम है। पवन आया है, प्रियांशु आया है, सत्यम आया है, सोमनाथ आया है, सुमन आया है, विनायक आया है, देव नहीं आया। ठीक है गाइस, जोएब से बात हुई किसी की? नो सर। सत्यम, जोएब से कांटेक्ट कर यार। यस सर, करता हूँ। हाँ, करूँगा आज करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं उससे करूंगा, पर मेरे पास इतनी सारी कॉल्स आ जाती है ना, मैं पागल हो जाता हूँ। ठीक है, ओके सर, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग भाई।